वेलकम। तो बेटे इंडिया 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन का आवाज करेंगे। सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब वो इसमें कहता है कि गिवन बिलो आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड पी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। तो अब की बार तुम्हें कुछ बैलेंस शीट का टुकड़ा दिया हुआ है, पी लिमिटेड का भी और एस लिमिटेड का भी। हम बाद में देखेंगे कि जो पी लिमिटेड नाम की कंपनी है, पहले तो इसमें फिगर्स करोड़्स में, इस बात का ध्यान रखना नंबर 1। बाद में हम देखेंगे कि जो पी लिमिटेड नाम की कंपनी है वो एक्वायरर एंटिटी है। पी लिमिटेड के नाम की कंपनी जो है वो बिजनेस टेक ओवर कर रही है एस लिमिटेड का, और एस लिमिटेड जो है वो एक्वायरी कंपनी है। ये अभी बाद में क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू यू? इंपॉर्टेंटली आप देख रहे हो जो पी लिमिटेड है उसका एक ही कॉलम दिया हुआ है, यानी कि उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू दी हुई है। और जो एस लिमिटेड है आपने नोट करा कि उसमें बैलेंस शीट के आगे फेयर वैल्यू का एक कॉलम भी लिखा है, यानी कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू मौजूद है उसके अलावा उनकी फेयर वैल्यू भी तुम्हें गिवन है। अब सबसे पहला आइटम तो इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 8,000 करोड़ की शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की है, 12,000 करोड़ की शेयर कैपिटल जो है वो पी लिमिटेड की है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर एस लिमिटेड के 800 है और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो पी लिमिटेड के 1,200 है। इज इट क्लियर टू यू? नंबर ऑफ शेयर। उसके अलावा अदर इक्विटी आपको गिवन है 6,000 और 4,000। अब अदर इक्विटी की और शेयर कैपिटल की फेयर वैल्यू तुम्हें नहीं दी हुई है। अधिकतर इनकी फेयर वैल्यू वही होती है जो बैलेंस शीट की वैल्यू है। वैसे भी अगर फेयर वैल्यू ना दी हो तो ये माना जाता है कि जो बैलेंस शीट की वैल्यू है वही फेयर वैल्यू है। उसके अलावा बोरोइंग्स हैं। आप देख रहे हैं कि बोरोइंग्स 2,000 है बैलेंस शीट की वैल्यू, जहां तक एक्वायरी कंपनी एस लिमिटेड का सवाल है, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू 2,050 है। अब बताओ, अगर लायबिलिटी की वैल्यू फेयर वैल्यू ज्यादा है तो ये तुम्हारे लिए नुकसान है या फिर तुम्हारे लिए फायदा है? सर नुकसान है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको इस लायबिलिटी को जो कि बैलेंस शीट में 2,000 की थी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपके लिए ये लॉस हो गया 50 का। तो 50 का आपके लिए ये नुकसान है। उसके अलावा ट्रेड पेबल्स हैं। अब ट्रेड पेबल 2,500 है बैलेंस शीट में, उनकी फेयर वैल्यू 2,400 है। इसमें आपको 100 रुपए का फायदा हो गया, 100 करोड़ का फायदा हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 9,000 है, उसकी फेयर वैल्यू 10,000 है। ये एसेट है, किसी एसेट की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये आपके लिए फ़ायदा है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो किसी एंटिटी ने अपने पास रखी हुई है उससे रेंट हासिल करने के लिए या उसको बेच करके मुनाफा हासिल करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज वन विच इज हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग रेंटल्स और फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 5,000 की है और 7,000 उसकी फेयर वैल्यू है, तो इसमें कितने का फायदा हो गया? 2,000 रुपए का फायदा हो गया। इजंट इट और नॉट? उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब एस लिमिटेड ने कहीं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी होंगी। 1,000 है, उसकी कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे उसकी फेयर वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि उसकी फेयर वैल्यू भी 1,000 मानी जाएगी। अब करंट एसेट 3,500 के हैं, 3,200 उसकी फेयर वैल्यू है, तो यहां पर आपको नुकसान हो गया 300 का। करेक्ट? अब यहां पर एक ऐसा आइटम है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को आप कैसे ट्रीट करोगे, 800 आपको बैलेंस शीट में दी हुई है, 750 उसकी फेयर वैल्यू है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि इसमें 50 रुपए का फायदा हो गया क्योंकि फेयर वैल्यू लायबिलिटी की कम हो रही है। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। कल मैंने आपको बताया था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है। इसका मतलब आप मान के चलेंगे कि बैलेंस शीट में ये कुछ भी नहीं है, ये बैलेंस शीट में अपेयर ही नहीं हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? आप मान के चलेंगे कि ये फुट नोट में गिवन है, यानी कि एस लिमिटेड की कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी 800 रुपए की, और जो कि फुट नोट में दी होगी, और उसकी फेयर वैल्यू 750 है। अब मैंने बताया था कि एक्वायरर एंटिटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी को लेना पड़ेगा, यानी कि कोई लायबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई है, कोई लायबिलिटी है ही नहीं, और आपको उससे टेक ओवर करना पड़े तो आप जितने पर भी लोगे वो आपके लिए नुकसान है। और लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और फेयर वैल्यू पे करना पड़ता है। तो फेयर वैल्यू 750 है, तो इसका मतलब आपको पूरा 750 का नुकसान हो गया। ये ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट में। ये मत सोचना कि 800 और 750 तो -50, इसका मतलब हमें फायदा हो गया। आप ये मान करके चलेंगे कि आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में 0 वैल्यू पर लिखी है उसको 750 पर आपको लेना पड़ रहा है, तो इसलिए ये आपके लिए नुकसान है। एक तो ये है।
आगे इस क्वेश्चन में कहता है, और जब ये क्वेश्चन जून 23 के एग्जामिनेशन में आया था तो नियर अबाउट 14 मार्क्स का आया था। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दी है, इसलिए क्वेश्चन की जो डिमांड थी कि आपको सिर्फ ओपनिंग एंट्रीज करके दिखानी थी। करेक्ट। आगे उसने लिखा है मार्केट प्राइस ऑफ पी लिमिटेड एंड एस लिमिटेड आर 16 एंड 15। तो इस क्वेश्चन में तुम्हें मार्केट प्राइस भी गिवन है। एक तो पी लिमिटेड है, एक एस लिमिटेड है। मैं बता ही चुका हूं कि पी लिमिटेड एस लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है। अब उसने बताया कि जो पी लिमिटेड है उसके एक शेयर का मार्केट प्राइस 16 है और एस लिमिटेड का एक शेयर का प्राइस जो है वो 15 रुपए है। ये भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। आगे कहता है, अब आगे उसने कहा रिस्पेक्टिवली ऑन द डे, फिर क्वेश्चन कहता है पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड की बुक्स में तुम्हें एंट्रीज करके बतानी है। अब वो कह रहा है कि पी लिमिटेड एक्वायर्ड 75% स्टेक्स इन एस लिमिटेड ऑन 31/3/2023। तो जो बैलेंस शीट की डेट है 31/3/2023, उस दिन पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को एक्वायर करा। तो अब हमें पता लगा कि पी लिमिटेड जो है वो लीगल एक्वायरर है और एस लिमिटेड लीगल एक्वायरी है, और 75% स्टेक्स हमने एक्वायर करे हैं। फिर उसने ये लाइन दी कि परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ 800 करोड़ इक्विटी शेयर्स फॉर विच नो अकाउंटिंग इफेक्ट हैज बीन गिवन। इस लाइन का ये मतलब है कि हमने एस लिमिटेड नाम की कंपनी को जब 31/3/2023 को टेक ओवर करा, 75% स्टेक्स हमने हासिल करे, तो हमने परचेज कंसिडरेशन के लिए उनको पहले तो परचेज कंसिडरेशन अब की बार हमने शेयर्स में दिया है, नंबर 1, और हमने 800 शेयर दिए। अब 800 शेयर हमने किस रेट के हिसाब से दिए होंगे, तो ये आपको समझना होगा कि पी लिमिटेड के एक शेयर की फेयर वैल्यू 16 रुपए है, तो आपको परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने के लिए 800 इंटू 16 करना पड़ेगा। उससे आपको पता लगेगा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है, नंबर 1। नंबर 2, तो परचेज कंसिडरेशन 800 इंटू 16 आ जाएगा, नियर अबाउट 12,800 करोड़ आएगा। तो 12,800 करोड़ परचेज कंसिडरेशन है जो आपने शेयर्स इश्यू कर करके दिया है। ये जो लाइन लिखी है कि फॉर विच नो अकाउंटिंग इफेक्ट हैज बीन गिवन, इसका मतलब है ये जो पेमेंट आपने करी है शेयर्स के लिए, इसको अभी हमने ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखा है। ये इस लाइन का मतलब है, और ये लाइन ना भी लिखी हो तो हम यही मान के चलते हैं। आगे कह रहा है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज मेजर्ड एट प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू। प्रोपोर्शनेट नेट एसेट वैल्यू का मतलब पीएसएनए अप्रोच, कि हमने एनसीआई को जो मेजर करना है वो पीएसएनए अप्रोच पर करना है। इज इट क्लियर टू यू? ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं, हालांकि मैंने क्वेश्चन सारा सॉल्व करके रखा हुआ है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब आप थोड़ा सा यहां पर देखें और फटाफट अपना पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह भी निकाल लें। मैंने देखा बहुत से बच्चों को कितना ही बोला जाए लेकिन वो लिखते नहीं है, वो सोचते हैं सॉल्व है क्या लिखना, सर को कहने दो। देखो जितना आप लिखने की आदत डालोगे ये उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जब मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सॉल्यूशन दिया है हो सकता है कि उसमें ना हो, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए बेटर है कि आप साथ साथ लिखने की आदत डालें। सबसे पहले तो मैंने ऐसे ही नोट कर लिया कि जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, क्या मतलब हुआ डिग्री ऑफ कंट्रोल। इससे पहले हमने ये नहीं लिखा है, हालांकि इसको ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही आपको लिख करके बता दिया। एस लिमिटेड में आपके 75% स्टेक्स हैं, तो इसका मतलब जो एस लिमिटेड के नेट एसेट्स हैं उसमें 75% कंट्रोल आपका है, लेकिन 25% कंट्रोल जो है वो एनसीआई यानी कि अदर शेयर होल्डर्स का है। इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल, करेक्ट। एनीवे, इसकी उतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डेट ऑफ एक्विजिशन, अगर मैं आपसे पूछूं डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है तो आपका क्या आंसर होगा? सर फटाफट लिखो, हम बताते हैं, जल्दी बताओ फिर। 31 मार्च 2023 ये आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है। इज इट क्लियर टू यू? डेट ऑफ एक्विजिशन भी आपको पता लग गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अगला पॉइंट जो मैंने आपसे पूछा वो ये कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, जल्दी से बताओ। सर हम बताते हैं परचेज कंसिडरेशन कितना है, आप लिखो। हाँ मैं लिख रहा हूं, आप बताओ तो सही। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी लिमिटेड एस लिमिटेड को 800 शेयर्स देगी, यानी कि 800 करोड़ शेयर देगी,
और एक शेयर जो है वो 16 रुपए का है पी लिमिटेड का। तो पी लिमिटेड यानी कि जो कंपनी पेमेंट करेगी परचेज कंसिडरेशन की, जाहिर है कि वो अपनी शेयर की फेयर वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करेगी। तो 800 इंटू 16 के हिसाब से 12,800 आता है। इसका मतलब 12,800 करोड़ का। जब आप इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमेशा यहां लिख देना चाहिए रुपीस इन करोड़ या फिगर इन करोड़। ये छोटी छोटी चीजें होती है जिनका एग्जामिनेशन में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 12,800 करोड़ जो है वो परचेज कंसिडरेशन हो गया। वैसे तो मैंने कहा कि आपको बार बार ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कौन एक्वायरर है कौन नहीं, क्योंकि जो लीगल एक्वायरर होता है वही 99.99% अकाउंटिंग एक्वायरर भी रहता है। लेकिन ये फिर भी मैं स्टेप आपको बता रहा हूं। अगर मैं ये डिटरमिन करना चाहूं अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है, अकाउंटिंग एक्वायरर, तो मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? अब ये चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा भी चुका हूं। मैंने बताया अकाउंटिंग एक्वायरर डिटरमिन करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रुप की शेयर कैपिटल कितनी है। ग्रुप्स शेयर कैपिटल, ग्रुप्स शेयर कैपिटल। और ग्रुप की शेयर कैपिटल का मतलब होता है डेट इज शेयर कैपिटल ऑफ लीगल एक्वायरर। तो शेयर कैपिटल ऑफ पी कितनी है? ग्रुप की शेयर कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल ऑफ पी लिमिटेड, क्योंकि पी लिमिटेड लीगल एक्वायरर है। अब अगर आप बैलेंस शीट को देखोगे तो पी लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल दी हुई थी, मैंने उस वक्त बताया भी था यहां पर, इसीलिए मैंने बताया भी था। कहां चला गया क्वेश्चन? ये रहा। पी लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है वो 12,000 है। मैंने उस वक्त बताया भी था कि नंबर ऑफ शेयर इनके 1,200 है। यानी कि ग्रुप की शेयर कैपिटल नंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो पी लिमिटेड की जो शेयर कैपिटल है इन टर्म्स ऑफ नंबर 1,200 शेयर है। करेक्ट। लेकिन यहां आपको एक बात भूलनी नहीं है। अभी अभी आपने देखा कि अब की बार जब हम परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि पी लिमिटेड जो पेमेंट कर रही है उसके लिए 800 शेयर दे रही है। तो अगर पी लिमिटेड 800 शेयर इशू करेगी तो पी लिमिटेड की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी 800 शेयर से। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं पी लिमिटेड के 2,000 हो गए। तो इसलिए ग्रुप की शेयर कैपिटल 2,000 मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू? ये ग्रुप की शेयर कैपिटल मानी जाती है। ग्रुप की शेयर कैपिटल देखते समय हमेशा लीगल एक्वायरर की शेयर कैपिटल को देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड 2,000 है, ये ग्रुप के शेयर माने जाएंगे। अब इस ग्रुप के शेयर में से आपको ये देखना है कि कितने शेयर पी के हाथ में हैं और कितने शेयर जो हैं एस लिमिटेड के हाथ में हैं। अब आप मुझे बताओ कि पी लिमिटेड के हाथ में कितने शेयर हैं, एस लिमिटेड के हाथ में कितने शेयर हैं। एस लिमिटेड एक्वायरी कंपनी है, आप एक्वायरर कंपनी हो। आपके हाथ में 1,200 शेयर है, क्योंकि 2,000 शेयर में से 800 शेयर आपने एस लिमिटेड को इश्यू कर दिए, तो एस लिमिटेड के हाथ में 800 शेयर हैं। लेकिन फिर भी 50% से ज्यादा शेयर आपके हाथ में है, तो इसलिए अकाउंटिंग एक्वायरर भी आप ही होंगे। अकाउंटिंग एक्वायरर पी लिमिटेड ही माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से देखा जाता है कि अकाउंटिंग एक्वायरर कौन है। लेकिन आपने देखा कि लीगल एक्वायरर भी पी है और अकाउंटिंग एक्वायरर भी वही है। वैसे आपके लेवल पे बार बार आपको ये देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं ये मानते हुए कि पी लिमिटेड ही जो है वो अकाउंटिंग एक्वायरर है। अब सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, जब अकाउंटिंग का फेज स्टार्ट होता है तो हमें यह देखना पड़ता है कि नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कितने हैं। लेकिन नेट एसेट्स देखने से पहले आपको याद होगा कल मैंने जब डिमॉन्स्ट्रेशन 2 कराया था या क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, तो मैंने आपको बताया था अगर रीवैल्यूएशन से रिलेटेड चीजें या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मौजूद हो तो हमें पहले उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले तो हम रीवैल्यूएशन देखेंगे। यहां पर रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू चेंज, जो भी आपने लिखना है कुछ भी लिख सकते हो। आपने देखा कि बोरोइंग्स, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि बोरोइंग्स के केस में आपको फायदा हो गया था। बोरोइंग्स के केस में इसलिए फायदा हो गया था क्योंकि फेयर वैल्यू जो थी वो कम थी। इज इट क्लियर टू यू? किसी लायबिलिटी की अगर फेयर वैल्यू कम हो जाए तो आपको फायदा होगा। तो बोरोइंग्स के केस में आपको याद होगा 2,000 रुपीज, अच्छा नुकसान हो गया इसमें, मैंने सोचा फायदा हो गया। 2,000 से 2,050 है, वैल्यू बढ़ रही है तो ये नुकसान है, तो मैं इसको लॉस में कर देता हूं। बोरोइंग्स के केस में नुकसान है, ट्रेड पेएबल में फायदा था। उसके अलावा फिर अगला आइटम ट्रेड पेएबल है। अब ट्रेड पेएबल में हमें फायदा है, मैं फिर भी चेक कर लूं। 2,500 ट्रेड पेएबल की वैल्यू है और फेयर वैल्यू 2,400 है, तो 100 का आपको फायदा हो गया। तो ट्रेड पेएबल में आपने 100 लिख दिया। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में आपको 2,000 रुपये का फायदा हो गया, क्योंकि 5,000 उसकी बैलेंस शीट की वैल्यू है और 7,000 फेयर वैल्यू है, तो 2,000 आपको फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में भी आपको फायदा हो गया, 9,000 से बढ़ करके फेयर वैल्यू 10,000 पर आ गई, तो 1,000 का फायदा हो गया। करंट एसेट्स में लेकिन नुकसान हो गया, क्योंकि वैल्यू जो है अब कम है, तो 300 का इसमें नुकसान हो गया। अगर मैं इन सबको टोटल करूं प्लस माइनस करने के बाद ये 2750 आ रहा है, 2750। लेकिन आपको भूलना नहीं है कि आपको एक कंटिंजेंट लायबिलिटी भी टेक ओवर करनी पड़ रही है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, अब कंटिंजेंट लायबिलिटी जितने पर भी आप टेक ओवर करोगे वो आपके लिए नुकसान होता है, मैं बार बार इस पॉइंट को बता रहा हूं। तो 750 उसकी फेयर वैल्यू है, तो ये फेयर वैल्यू पर आपको टेक ओवर करनी पड़ेगी, तो 750 आपका पूरा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरीके से 2,000 रुपीज आपके लिए नेट गेन है। तो रीवैल्यूएशन करने से फेयर वैल्यूज में चेंजेस आया, जिसकी वजह से आपने रीवैल्यूएशन करा, तो इसका मतलब नेट गेन आपके पास लेकिन अभी भी 2,000 रुपीज का है। इज इट क्लियर टू यू? साथ साथ जरूर लिखें, इससे क्वेश्चन को समझने में भी आसानी होगी, डायरेक्टली सॉल्यूशंस को ना देखें। करेक्ट। मैंने कहा जब हम सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कुछ नई चीजें साथ साथ आपको पता लगती रहती है और हम बताते भी रहते हैं। उसके बाद फिर अगला स्टेप हमने क्या करा, अगले स्टेप में कितने स्टेप हो चुके हैं, तो ये 6th स्टेप है। अब 6th स्टेप में मैंने आपको याद होगा लास्ट सेशन में बताया था, जब एक बार ये फिगर हमारे पास आ जाती है तो हम ये देखते हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन एक्वायरी कंपनी के यानी कि एस लिमिटेड के नेट एसेट्स कितने हैं। तो नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को नेट एसेट्स कितने हैं, मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स कंप्यूट करने के लिए हम एसेट माइनस लायबिलिटी अप्रोच अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इक्विटी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे। इक्विटी अप्रोच के मुताबिक हम ये देखेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी है। तो शेयर कैपिटल आपने देखा कि 8,000 की है एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल 800 शेयर है, 10 रुपए के हिसाब से 8,000 करोड़ है। फिर उसमें हम अदर इक्विटी ऐड करेंगे। अदर इक्विटी जो एस लिमिटेड की है क्वेश्चन में 6,000 दी हुई है, तो 6,000 आपने ऐड कर दी। और उसके अलावा ये जो रीवैल्यूएशन रिजर्व आया, रीवैल्यूएशन करने से जो रिजर्व आया उसको तुम फेयर वैल्यू रिजर्व भी लिख सकते हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व भी लिख सकते हो, जो भी आपने लिखना है लिख लो। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ गया। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 2,000 है। तो इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर मैं ऐड कर दूं तो 16,000 इक्विटी आ गई। इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स होता है। तो आपको पता लग गया कि नेट एसेट्स जो हैं एस लिमिटेड के ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 16,000 के हैं। अब 16,000 के नेट एसेट्स आपको पता लग गए, तो उसके बाद आपको ये भी पता लग गया कि एनसीआई ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को कितनी है। एनसीआई on PSNA basis, proportionate share of net assets basis, PSNA basis ये लीगल शॉर्ट फॉर्म है। तो अब आपको पता है कि नेट एसेट्स इतने हैं 16,000 करोड़ के और एनसीआई का शेयर 25% है। तो आपको ये पता लग गया कि एनसीआई कितने की है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। एनसीआई कितने की है का मतलब है कि एनसीआई को बिलोंग करते हुए कितने नेट एसेट्स हैं, डेट इज इक्वल टू 4,000। तो आपको ये पता लग गया कि एनसीआई को 4,000 करोड़ के नेट एसेट्स बिलोंग करते हैं। अब एनसीआई को नेट एसेट्स इतने बिलोंग करते हैं, अब आपको ये पता लग गया, तो उसके बाद फिर हम गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज भी कंप्यूट करके दिखा सकते हैं। हालांकि वो एंट्रीज से भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं साथ साथ आपकी ये प्रैक्टिस भी कराना चाहता हूँ। गुडविल और गेन ऑन बार्गेन परचेज कंप्यूट करने के लिए हम सबसे पहले तो नेट एसेट्स लिखते हैं। नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, आप पूरा लिखा करें, नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इस तरह से लिखना चाहिए। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को नेट एसेट जो हैं वो 16,000 के हैं, isn't it? अब मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, सबसे पहले तो इसमें से आप एनसीआई का हिस्सा हटा दें, लेस एनसीआई, और हमने देखा कि एनसीआई के हिस्से के नेट एसेट्स 4,000 है। तो
ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को एस लिमिटेड के टोटल नेट एसेट 16,000 के हैं, जिसमें से 4,000 के नेट एसेट्स जो हैं वो 4,000 के नेट एसेट्स जो हैं वो एनसीआई को बिलोंग करते हैं। तो बैलेंस जो बच गया वो क्या शो करता है कि एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स इतने हैं। तो मैं कह सकता हूं एक्वायरर शेयर ACQUIRER एक्वायरर्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स। अब तुम चाहो तो गुडविल अलग से भी कंप्यूट करके दिखा सकते हो। तो गुडविल कितने की आ जाएगी? वैसे तो तुम डायरेक्टली यहां पर लेस कंसिडरेशन करके गुडविल निकाल सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे कंप्यूट करके अलग से दिखा दिया करो। तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए बेसिकली हमने क्या करा, ये इसी स्टेप के अंदर पहले हमने देखा एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स कितने हैं। अब मैंने गुडविल अलग से कंप्यूट करके दिखा दी, गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज। हमें मालूम है कि गुडविल या गेन ऑन बारगेन परचेज कंप्यूट करने के लिए हमें यही देखना पड़ता है कि एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स कितने और हमने कितना कंसीडरेशन दिया। तो अब आप क्या करें, अब आगे से इस तरीके से आप करके दिखाया करें। कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड, पहले आप कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड लिख लें। कंसीडरेशन आपने कितना ट्रांसफर करा है? 12,800 करोड़ का करा है। 12,800 करोड़ का 800 शेयर्स दिए हैं आपने 16 रुपए के हिसाब से। उसमें से आप एक्वायरर का हिस्सा माइनस कर दें। एक्वायरर्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स, एक्वायरर्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स या पीस शेयर ऑफ नेट एसेट्स, जो कि हमने अभी देखा 12,000 के हैं। तो इसका मतलब 800 रुपए की गुडविल है, क्योंकि कंसीडरेशन ज्यादा है। अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरर, तो इसलिए गुडविल आ जाएगी। तो ये आपके पास गुडविल आ गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? सिंपल, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद, क्योंकि क्वेश्चन ने एंट्रीज बेसिकली तुमसे पूछी है, तो तुम्हें एंट्रीज कर करके बतानी पड़ेगी। तो अगला स्टेप आपका हो जाएगा 8th स्टेप। 8th स्टेप में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को आपने एंट्रीज करके बतानी है। क्वेश्चन की डिमांड यहीं तक है। इस क्वेश्चन में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं पूछी गई है। उसका कारण यह है कि आपको बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में ही नहीं दी हुई है। इज इट क्लियर टू यू? तो एंट्रीज जब हम करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, सबसे पहली एंट्री होगी फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटी एज्यूम्ड। तो पहली एंट्री है जब मैं करूंगा, तो जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी मैंने लिए हैं और जिस वैल्यू पे लिए हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि फेयर वैल्यू पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने लिखना शुरू करा। एक तो आपने करंट एसेट्स को लिया है। करंट एसेट्स की फेयर वैल्यू 3,200 रुपए की है। आपने इन्वेस्टमेंट्स को लिया है। इन्वेस्टमेंट की कोई फेयर वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, आप मान के चलेंगे कि यही फेयर वैल्यू है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एस लिमिटेड के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको आपको टेक ओवर करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 7,000 है, तो उसको मैं 7,000 पे लिखूंगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू 10,000 है, तो मैं 10,000 पे लिखूंगा, एंड सो ऑन। तो जितने भी एसेट्स हैं उनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके अलावा जो लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज के अंदर एक तो बोरोइंग्स है, तो पहले तो आप बोरोइंग्स लिखेंगे। बोरोइंग्स की फेयर वैल्यू लिखेंगे। बोरोइंग्स की फेयर वैल्यू बैलेंस शीट की वैल्यू से ज्यादा थी, 2050 है। उसके अलावा ट्रेड पेएबल्स हैं, तो आपको ट्रेड पेएबल भी लिखना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल 2400 का है, तो 2400 फेयर वैल्यू पर। उसके अलावा ये दो लायबिलिटी तो हैं ही आपकी, लेकिन आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी को लिखना भूलना नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने टेक ओवर करी है 750 पर, तो 750। तो सारे एसेट्स और लायबिलिटी आपने लिख लिए। तो एक तरीके से अभी तक आपने नेट एसेट्स लिख लिए। अब उसके बाद आपने यहां पर लिखा 2 NCI। इसका मतलब जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें NCI का हिस्सा 4,000 है। इसका मतलब अब जो नेट एसेट्स बच गए हैं वो हमारे हिस्से के, एक्वायरर के हिस्से के बच गए। अब हम लिखेंगे 2 कंसीडरेशन, यानी कि जो हमारे हिस्से के नेट एसेट्स हैं उनको हम कंसीडरेशन से कंपेयर कर रहे हैं। तो कंसीडरेशन से हमने कंपेयर करा 12,800, तो इसीलिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगी। जब आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैलेंसिंग फिगर 800 रुपए ही या 800 करोड़ रुपए ही आ रही है। इज इट क्लियर टू यू? ये आपकी एंट्री होगी। इस एंट्री को करने के बाद फिर एक एंट्री और करना भूलना नहीं है, कंसीडरेशन को पे करने की एंट्री, कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट। अब कंसीडरेशन को मैं जब पे करूंगा तो कंसीडरेशन पेएबल अकाउंट, तो कंसीडरेशन 12,800 का है
अब मैं जब पे करूंगा तो मैं इस तरह से लिखूंगा टू शेयर कैपिटल, क्योंकि अब की बार हमने शेयर्स दिए हैं और जो हमने शेयर्स दिए 16 रुपए के हिसाब से दिए, जबकि हमारे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है। तो 800 इंटू 10 के हिसाब से पहले तो मैं यहां पर 8000 लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू? और फिर मैं लिखूंगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 800 इंटू 6। तो इस तरीके से 4800 आप ये लिखेंगे। तो सेक्शन 1 में ये पहले 3 क्वेश्चन हमने करे हैं। इज इट क्लियर टू यू? हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने तुम्हें दिया हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने इसके अंदर और दिया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन अभी हमने नहीं करा। एक क्वेश्चन और ये है एमटीपी जून 23 टर्म का, करेक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है किसी दूसरे टॉपिक से है, तो इसलिए अभी मैंने इस क्वेश्चन को नहीं कराया। जब वो वाला टॉपिक मैं कर लूंगा तो साथ में ये वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा। उसके अलावा अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो कि सेक्शन 2 में हमने जो क्वेश्चंस रखे हुए हैं वो गुडविल से रिलेटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड, गेन ऑन बार्गेन परचेज से रिलेटेड रखे हुए हैं। हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताऊं तो ये टॉपिक अब आप खुद ही कर सकते हो। अब आप खुद ही इस टॉपिक को कर सकते हो, क्योंकि आपको गुडविल कंप्यूट करना आता है, एनसीआई कंप्यूट करना आता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की हमने इसमें चर्चा करनी होगी, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं। हालांकि उसकी जरूरत वैसे नहीं थी। इज इट क्लियर टू यू? क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग ध्यान से देखें, आप लोग ध्यान से देखते रहें, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट देखें, निकालने ऐसा लग रहा है बहुत से बच्चों ने अभी तक जैसे क्या बोलते हैं कुछ नोट्स वगैरह निकाले ही नहीं है, करेक्ट। कितना ही बच्चों को समझाओ लेकिन आप समझते नहीं है। देखो मैं भी आपके सामने लिख रहा हूं ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं लिख रहा, और मुझे तो क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने लिए स्पेस क्रिएट कर ली है। अब सेक्शन 2 का जो ताल्लुक है, आप देख ही रहे हैं कि हमने सेक्शन वाइज, देखो जो भी टाइम लगेगा ना इसी चैप्टर में लगेगा। इंड एस 103 में ही टाइम लगता है और इंड एस 110 में टाइम लगता है। उसके बाद किसी भी चैप्टर में 3 या 4 से ज्यादा क्लासेस नहीं लगेंगी। जैसे अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है, हो सकता है वो एक ही क्लास में खत्म हो जाए। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है मैक्सिमम 2 क्लासेस में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम 3 क्लासेस में। वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर मैं मिला करके भी बोलूं तो मैक्सिमम 5 या 6 क्लासेस लगेंगी। इसका मतलब जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा टाइम जो लगेगा आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जिसमें तकरीबन आप मान के चलो 15 से 20 क्लासेस लगेंगी। और इसके अलावा इंड एस 110 में तकरीबन आप मान के चलो 15 क्लासेस लगेंगी। इन 2 चैप्टर में ही, क्योंकि दोनों हैवी वेट चैप्टर्स हैं और इन दोनों में ही टाइम लगता है, करेक्ट। बाकी किसी चीज में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप देख ही रहे हो कि हम अपनी तरफ से आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और डीप अंदाज में कराने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 2, हालांकि ये सेक्शन में करा तो रहा हूं, लेकिन इस सेक्शन से रिलेटेड जो चर्चा है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रैक्टिस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं इस टॉपिक से आते हैं। अब आप क्वेश्चन को देखते रहे, मुझे क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको ऐसे ही समझा रहा हूं, करेक्ट। यहां पर देखें, अब सेक्शन 2 को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है कि एक एफएक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, करेक्ट। ये तो आपने देख ही लिया है, एफएक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो एफएक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है एलएक्स लिमिटेड में, करेक्ट। और वो कहता है कि हमने 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं, 100% स्टेक्स एक्वायर कर लिए हैं। हालांकि क्वेश्चन में कोई डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं दी है, तो हम ऐसे ही मन में मान लेते हैं कि इस दिन हमने 100% स्टेक्स एक्वायर करे हैं। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ है कि जो परचेज कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो 9,60,000 रुपए का दे रहे हैं, 9,60,000 का परचेज कंसिडरेशन है। यानी कि एफएक्स लिमिटेड ने 100% स्टेक्स एक्वायर करी एलएक्स लिमिटेड में, और जो परचेज कंसिडरेशन दिया जा रहा है वो 9,60,000 का दिया जा रहा है। क्वेश्चन में आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को उसने दिया हुआ है कि जो नेट एसेट्स हैं एलएक्स लिमिटेड के, नेट एसेट्स ऑफ एलएक्स लिमिटेड के जो नेट एसेट्स हैं वो 8 लाख रुपए के हैं। मेनली तुम्हें क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि आप कंप्यूट कर करके दिखाएं गुडविल और एनसीआई। तो गुडविल या एनसीआई कंप्यूट करने के लिए मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं होगी। देखो जब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उनका सॉल्यूशन भी उसी तरह से देना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ गुडविल वगैरह कंप्यूट करके दिखानी है। तो अब मैं आपको बता ही चुका हूं कि सबसे पहले आपने यही लिखना है
नेट एसेट्स, नेट एसेट्स या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स भी आप लिख सकते हैं। नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी यानी कि एलएक्स लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को इनके नेट एसेट्स कितने हैं, एक बार मैंने जरा अच्छी तरह से करके आपको दिखा दिया, डेट इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख के इनके नेट एसेट्स हैं। अब मैं कई बार ये बता चुका हूं, सबसे पहले इसमें से मुझे एनसीआई का शेयर हटा देना है, लेस एनसीआई। जल्दी से बताओ एनसीआई का कितना शेयर होगा, जल्दी से बताओ, इतना टाइम क्यों ले रहा हूं, जल्दी से बताओ एनसीआई के हिस्से के कितने नेट एसेट्स हैं, 0, क्योंकि इस क्वेश्चन में एनसीआई है ही नहीं भाई। 100% स्टेक्स तो आपके हाथ में है, तो एनसीआई का तो कोई शेयर होने का मतलब ही नहीं होता ना, यही तो पॉइंट आपको समझना है। तो इसका मतलब सारे के सारे एसेट आपको बिलोंग करते हैं, एक्वायरर शेयर। तो एक्वायरर का जो शेयर है वो इतना है, एक्वायरर शेयर। एक्वायरर का शेयर 8 लाख है। अब इसी को आप कंसिडरेशन ट्रांसफर से कंपेयर कर लो। अब कंसिडरेशन जो आपने ट्रांसफर करा है वो 9,60,000 रुपए का करा है, 9,60,000 का आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर करा है। तो इसका मतलब कंसिडरेशन का अमाउंट ज़्यादा है, और कंसिडरेशन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हमेशा गुडविल होगी। तो ये आपकी गुडविल आ गई। तो इस तरीके से आप इसमें क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन करके दिखाओगे। और आप क्वेश्चन अगर आपसे एंट्रीज पूछता है तो आप एंट्रीज भी करके जरूर जाएं। जब मैं एंट्री करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, नेट एसेट अकाउंट डेबिट या नीफा अकाउंट। नीफा का मतलब होता है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट का मतलब वही है नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स एलएक्स लिमिटेड के 8 लाख रुपए के हैं, तो आपने 8 लाख रुपए लिख दिए। इज इट क्लियर टू यू? जब आपने नेट एसेट लिख दिए तो उसका मतलब एसेट और लायबिलिटी दोनों लिख दी। उसके बाद आप हमेशा आदत बना लें, पहले 2 NCI लिखें, 2 NCI। इज इट क्लियर टू यू? NCI वो अलग मैटर है कि इस क्वेश्चन में कोई NCI नहीं है, इसका मतलब है जितने भी नेट एसेट हैं उसमें NCI का इतना हिस्सा है, वो एक अलग मैटर है। मैंने कहा इसमें NCI है ही नहीं, लेकिन आप आदत का पार्ट बना लें, पहले NCI लिखा करें। उसके बाद फिर हम लिखते हैं यहां पर 2 कंसिडरेशन। अब जो कंसिडरेशन है इस केस में 9,60,000 का है, तो 9,60,000, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो गुडविल आएगी। तो गुडविल जो है वो 1,60,000 की आपकी आएगी, 1,60,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, 2.1। अब 2.1 में वो क्या कहता है, 2.1 में उसने लिखा कि K9 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है। K9 लिमिटेड नाम की कंपनी ने, वो क्या कहता है, पहले जरा मैं एक बार क्वेश्चन भी आपके सामने रीड कर दूं, कहीं आपको लगे क्या बात है सर क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हैं। लीजिए, वैसे क्वेश्चन में रीड करने लायक कुछ है नहीं, इसलिए वो कह रहा है ऑन 31 मार्च 2023 कह रहा है K9 लिमिटेड ने एक्वायर करा L5 लिमिटेड को। 31 2023 को K9 लिमिटेड ने एक्वायर करा L5 लिमिटेड को, और ये कहा कि हम आपको 60,000 इक्विटी शेयर्स देंगे एट ₹10 के हिसाब से। अब वो कह रहा है डेट वर ट्रेडिंग एट ₹240 ऑन 31 मार्च, और वो कह रहा है कि उन शेयर की जो वैल्यू है 240 है ऑन 31 मार्च 2023, करेक्ट। यानी कि 60,000 शेयर जो 10 रुपए वाले हैं उनकी मार्केट वैल्यू 240 है। इसका मतलब जब मैं परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करूंगा तो 60,000 इंटू 240 करूंगा। फिर कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ L5 लिमिटेड्स नेट एसेट्स वर 72 लाख ऑन 31 मार्च 2023। फिर कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज एसेस्ड एट दिस मच। अब देखो यहां समझना क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो एक्वायरी कंपनी है उसके नेट एसेट्स की बुक वैल्यू भी गिवन है और फेयर वैल्यू भी गिवन है। तुमने फेयर वैल्यू को कंसीडर करना है, इस पॉइंट को आपको समझना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो क्वेश्चन है, जस्ट वेट, तो मैं ये बता रहा था कि K9 लिमिटेड नाम की कंपनी ने, करेक्ट, K9 नाम की जो कंपनी है उसने L5 लिमिटेड को टेक ओवर करा है।
मुझे ये बताओ कि हमने कितने स्टेक्स खरीदे हैं। आपने क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा, एक बार फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि K9 लिमिटेड एक्वायर्ड L5 लिमिटेड, हमने L5 लिमिटेड को एक्वायर करा। ये नहीं लिखा हुआ कि हमने कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स खरीदे, ये तो नहीं लिखा हुआ। जब ये ना लिखा हो कि हमने कितना परसेंट स्टेक्स एक्वायर करा है, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन में ये दिया हो कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और आपको स्टेक्स ना गिवन हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप मान के चलेंगे कि आपने 100% स्टेक्स एक्वायर करे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यानी कि आप मान के चलेंगे कि 100% स्टेक्स आपने एक्वायर करें। यू विल एज्यूम कि 100% स्टेक्स आपने एक्वायर करें। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये नहीं कि क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, आपको गुडविल वगैरह कंप्यूट करना सब आ गया है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कंसीडरेशन आप पे करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, अब क्वेश्चन में लिखा है कि आप 60,000 शेयर्स देंगे और 60,000 जो शेयर्स देंगे वो 10 रुपए वाले शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। लेकिन जो ये 10 रुपए वाले शेयर हैं वो आप उनको इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 240 के हिसाब से। एट द रेट ऑफ 240 के हिसाब से आप शेयर्स इशू करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें यह भी दिया है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो L5 लिमिटेड नाम की कंपनी है, जो L5 लिमिटेड नाम की कंपनी है, हमें यह दिया हुआ है उसके जो नेट एसेट्स हैं, उनके जो नेट एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू 72 लाख की है। बुक वैल्यू 72 लाख की उनकी गिवन है। लेकिन हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें तो फेयर वैल्यू से मतलब है, और उसने फेयर वैल्यू भी दी हुई है 135 लाख की। तो फेयर वैल्यू 135 लाख की है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर टू यू? बाकी अब इस क्वेश्चन को जहां तक सॉल्व करने का सवाल है तो सॉल्व अब आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें मुझे किसी तरह का कोई डाउट नहीं। फिर भी सबसे पहले हम लिखेंगे नीफा। नीफा का मतलब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। ये नेट एसेट्स या नीफा एक ही टर्म है। तो नीफा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स, करेक्ट, ऑफ एक्वायरी कंपनी। चलो अब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, LX लिमिटेड है, क्या है, मैंने एक्वायरी लिख दिया। नीफा यानी कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट ऑफ एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो भी डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है उनकी फेयर वैल्यू आपने नोट करनी है। इज इट क्लियर टू यू? फेयर वैल्यू कितनी है? 135 लाख की है। तो 135 लाख आप यहां पर लिख देंगे। 135 लाख। 135 लाख में से सबसे पहले आपने क्या करना है, NCI का हिस्सा माइनस करना है। वो एक अलग मैटर है कि NCI इस क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है, क्योंकि 100% स्टेक्स हमारे पास हैं। तो सारे के सारे नेट एसेट्स जो हैं वो हम ही को, यानी कि एक्वायरर कंपनी को बिलोंग करते हैं। एक्वायरर शेयर ऑफ नेट एसेट्स। तो एक्वायरर का जो शेयर हो गया, एक्वायरर्स शेयर ऑफ नेट एसेट्स, तो एक्वायरर शेयर ऑफ नेट एसेट्स 135 लाख आ चुका है। अब आप इसको कंपेयर कर लें कंसीडरेशन ट्रांसफर्ड से। तो कंसीडरेशन जो आप पे करेंगे, पहले तो कंप्यूट करेंगे, 60,000 शेयर्स आप इश्यू करेंगे और जो मार्केट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे। मार्केट वैल्यू 240 की है तो 144 लाख आ जाएगा। अभी भी कंसीडरेशन का अमाउंट ज़्यादा है, तो कंसीडरेशन का अमाउंट ज़्यादा है तो जो डिफरेंस आएगा 9 लाख का वो गुडविल माना जाएगा। तो इस केस में भी आपके लिए गुडविल आ रही है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने समझाने की कोशिश करी? फटाफट इसी बात पे जरा एंट्री आप खुद करके बताओ, जल्दी बताओ इसकी एंट्री क्या करी जाएगी। एंट्री, जब मैं एंट्री करूंगा तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा नेट एसेट्स, यानी कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। अब नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी 135 लाख। तो 135 लाख के नेट एसेट्स हमारे पास आ गए। अब मैंने बताया था नेट एसेट्स आ गए तो उसका मतलब आपने एसेट्स और लायबिलिटी लिख लिए। उसके बाद आप हमेशा NCI लिखेंगे। इसका मतलब जितने भी नेट एसेट हैं उसमें NCI का हिस्सा कितना है वो एक अलग मैटर है कि NCI इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, करेक्ट। उसके बाद फिर आप लिखेंगे टू कंसीडरेशन। अब जो कंसीडरेशन है आप ऐसे लिख लिया करो, कंसीडरेशन पेएबल या कंसीडरेशन ट्रांसफरेबल।
कंसिडरेशन पेबल जो है वो 144 लाख का हमने डिटरमिन करा था, 144 लाख, 144 लाख, करेक्ट। अब जो डिफरेंस था वो गुडविल आ गया था, तो गुडविल डेट इज इक्वल टू 9 लाख, ये बैलेंसिंग फिगर है 9 लाख। वैसे तो ये एंट्री करने के बाद ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप करके दिखा दिया करो। कंसिडरेशन पेएबल अकाउंट, अब कंसिडरेशन जो आपने पे करा 144 लाख का, 144 लाख, तो ध्यान ये रखना है कि कंसिडरेशन आप कैश में पे नहीं कर रहे। अगर कैश में पे कर रहे होते तो 2 कैश लिख देते, आप शेयर्स में कर रहे हैं तो 2 शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल आप लिखेंगे तो 60,000 शेयर्स इंटू 10 के हिसाब से लिखेंगे, 60,000 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 6 लाख, और आप लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना है, 60,000 इंटू 230, क्योंकि जो शेयर आपने इश्यू करा है वो 240 के हिसाब से इश्यू करा है, तो 60,000 इंटू 230 के हिसाब से जो अमाउंट आएगा 138 लाख। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद 2.3 पे आते हैं। 2.3 में क्या कहानी है, जरा जल्दी से देखें, 2.3 को देखें। 2.3, अब 2.3 में कहानी कुछ ये है कि कोई एंटिटी है ए लिमिटेड, करेक्ट, ए लिमिटेड नाम की एंटिटी है, एक बी लिमिटेड नाम की एंटिटी। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे याद दिया, आप सीधा यहां देखें। हम बाद में देखेंगे कि ए लिमिटेड ने अब की बार बी लिमिटेड में 80% स्टेक्स एक्वायर करे, 80% स्टेक्स एक्वायर करें। अगर 80% स्टेक्स एक्वायर करें तो एनसीआई कितनी हो जाएगी, 20%। और कंसिडरेशन जो है वो 9,60,000 का है। कंसिडरेशन इज 9,60,000, 9,60,000। इज इट क्लियर टू यू? फिर क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि जो ये बी लिमिटेड है, यानी कि जो एक्वायरी एंटिटी है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हम मान लेते हैं कि यही डेट ऑफ एक्विजिशन है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जो बी लिमिटेड है उसके जो नेट एसेट्स हैं उनकी जो फेयर वैल्यू है, नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 8 लाख। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ चीजें आपको समझानी है। मुझे कुछ चीजें आपको समझानी भी है, ध्यान से देखें। पहले तो आप नॉर्मल तरीके से मुझे बताओ गुडविल वगैरह कंप्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नीफा लिखेंगे, ये पॉइंट तो अब आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नीफा का मतलब है नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एक्वायरी कंपनी। तो मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा, मैंने डायरेक्टली 8 लाख लिख दिया। अब उसमें से मैं एनसीआई का शेयर माइनस करूंगा। अब एनसीआई का शेयर हम माइनस करेंगे, एनसीआई 20% है उनका प्रपोर्शन, और नेट एसेट्स हमने देखा 8 लाख के हैं। तो इसका मतलब जब मैंने एनसीआई कंप्यूट करी तो पीएसएनए बेस पर करी है, प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर मैंने करी है। तो 1,60,000 इसका मतलब एनसीआई है, या एनसीआई के हिस्से के नेट एसेट्स इतने हैं। अब मैं 168 लाख में से अगर माइनस कर दूंगा तो ये 6,40,000 आ जाएगा। 6,40,000 क्या बताएगा, एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स कितने हैं। तो एक्वायरर शेयर, एक्वायरर्स शेयर, तो एक्वायरर का शेयर ऑफ नेट एसेट्स 6,40,000 है। उसको हम कंपेयर कर देते हैं कंसिडरेशन से। अब कंसिडरेशन जो है वो इस क्वेश्चन में 9,60,000 है। अब 9,60,000 का कंसिडरेशन है और कंसिडरेशन का अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब गुडविल 3,20,000 की है, 3,20,000 की गुडविल है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब आपको ये तो मालूम है कि मैंने इस क्वेश्चन में एनसीआई जो है पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करी। ऐसे ही कुछ समझाने के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो कि एनसीआई किस पर कंप्यूट करनी है तो मेरी मर्जी है, मैं एनसीआई फेयर वैल्यू बेस पर भी कर सकता हूं और पीएसएनए बेस पर भी कर सकता हूं। लेकिन कुछ समझाने के लिए आपको इसी क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में या 2.3 में, पहले मैंने एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करा
अब जब मैंने एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करा तो हमारी गुडविल 3,20,000 की आई है। अब मैंने एनसीआई को फेयर वैल्यू पर कंप्यूट करा, एनसीआई एट फेयर वैल्यू। जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करूंगा तब मेरी गुडविल कितनी आएगी ये देखने के लिए यहां देखें। सबसे पहले तो मैंने एनसीआई को जब फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करा तो कंप्यूट करने से पहले मैंने यहां पर लिख दिया नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट तो 8 लाख के हैं ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। अब मैंने इसमें से एनसीआई का शेयर माइनस करा। अब मैंने कहा कि मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पर दिखाना चाहता हूं। जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे दिखाना चाहूंगा तो एनसीआई मुझे कंप्यूट करनी पड़ेगी, पहले उसकी फेयर वैल्यू कितनी है। तो एनसीआई की फेयर वैल्यू कितनी है मैंने आपको बताया था। इसके लिए हम ये देखते हैं कि एक्वायरर कंपनी ने कितने स्टेक्स एक्वायर करे हैं, 80% करे हैं। 80% स्टेक्स एक्वायर करने के लिए हमने कितना कंसिडरेशन पे करा है, 9,60,000। इसका मतलब 80% की फेयर वैल्यू 9,60,000 है। तो एनसीआई जो है वो 20% है। तो 20% की फेयर वैल्यू कितनी होगी पहले आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। 20 इंटू 9,60,000 डिवाइडेड बाई 80 तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 4 और 960 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। डेट इज आई थिंक नियर अबाउट 2,40,000। चेक कर लेना एक बार, 2,40,000। तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे 2,40,000 की आ रही है। तो इसका मतलब जब मैंने कहा एनसीआई 2,40,000 की है तो इसका मतलब है कि जो 8 लाख के नेट एसेट्स हैं उसमें से 2,40,000 के नेट एसेट एनसीआई को बिलोंग करते हैं। तो मैंने 2,40,000 माइनस करा, अब जो बच गया वो 5,60,000 बच गया। अब ये 5,60,000 क्या बता रहे हैं, एक्वायरर शेयर बता रहे हैं, एक्वायरर शेयर। तो एक्वायरर के हिस्से के इतने शेयर हैं, एक्वायरर शेयर, एक्वायरर शेयर। तो एक्वायरर का शेयर 5,60,000 रुपीज आ गया। अब आप उसको कंपेयर करेंगे कंसिडरेशन से। तो कंसिडरेशन से आपने कंपेयर करा तो कंसिडरेशन तो 9,60,000 का है, 9,60,000 का है। अब डिफरेंस अब की बार आपने क्या देखा कि 4 लाख आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। इज इट क्लियर टू यू? ये गुडविल आ रही है। आपने देखा कि जब हम एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करते हैं तो तब गुडविल का अमाउंट कुछ और होता है, और जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं तो गुडविल का अमाउंट बहुत कुछ और होता है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये एंटिटी की चॉइस है कि वो एनसीआई को पीएसएनए बेस पर भी कंप्यूट कर सकती है और फेयर वैल्यू बेसिस पर भी कंप्यूट कर सकती है। ये बात मैंने तुम्हें बताई। तो यहां पर आपको मैं एक पॉइंट, मैंने कहा ना मैं कुछ चीजें आपको समझाना भी चाहता हूं। ये नहीं कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो जब कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। देखो यहां पर स्केल कहां चला जाता है बीच बीच में, देखेंगे एनसीआई। अब आपको ये पता है कि एनसीआई को मेजर करा जा सकता है फेयर वैल्यू पर भी और पीएसएनए बेसिस पर भी। एनसीआई को पीएसएनए बेस पर भी मेजर करा जा सकता है और फेयर वैल्यू बेसिस पर भी मेजर करा जा सकता है। फेयर वैल्यू बेसिस, जब हम एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो गुडविल हमारे पास आती है, जो गुडविल हमारे पास आती है उस गुडविल को हम बोलते हैं पार्शियल गुडविल। उस गुडविल को हम बोलते हैं पार्शियल गुडविल। ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पार्शियल गुडविल। और अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करूं और ऐसी सिचुएशन में जो मेरे पास गुडविल आती है उसको हम बोलते हैं फुल कॉस्ट ऑफ गुडविल। फुल कॉस्ट ऑफ गुडविल। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी चीजें पता नहीं रहती। अब मैं आपको एक चीज जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ये बात समझ नहीं आ रही कि एनसीआई को पीएसएनए पे कर रहे हैं, गुडविल 320 आ रही है और इससे तो और भी अलग आ रहा है। तो
अलग अलग मेथड्स कर रहे हैं और अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊं तो नेट इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं, तुम्हें कोई नहीं बताएगा ये चीज। अब ध्यान से सुने। तुम्हें मालूम है कि अल्टीमेटली हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का पता लग चुका है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम एसेट्स और लायबिलिटी मिला करके लिखते हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है, जस्ट वेट, पहले हम एसेट्स लिखते हैं और फिर इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं, करेक्ट। जब मैंने एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करा तो आपने देखा उस केस में एनसीआई 160 की थी। और आपको मालूम है कि जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एनसीआई मुझे इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी के अंदर लिखनी पड़ती है 1,60,000। एनसीआई 1,60,000 में यहां पर लिखूंगा। जब मैंने पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करा तो मेरी एनसीआई 160 की है और गुडविल 320 की है, ठीक है। और मैं गुडविल को यहां पर अपनी एसेट साइड में लिखूंगा। ये आपने नोट करा या नहीं करा? सर बिल्कुल करा। 3,20,000। आपको समझना क्या है, मैंने अभी अभी कहा जब हम एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करते हैं, जब हम एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करते हैं तो ये जो गुडविल होती है इसको पार्शियल गुडविल कहते हैं। ये गुडविल पार्शियल गुडविल तो है, पर ये पार्शियल का मतलब क्या है? मैंने कहा इसको पार्शियल गुडविल कहते हैं, लेकिन इस पार्शियल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो गुडविल है ना, इट शोज शेयर ऑफ पेरेंट ओनली। इट शोज शेयर ऑफ पेरेंट ओनली। शेयर ऑफ पेरेंट ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गुडविल है 3,20,000 ये पूरी की पूरी पेरेंट को ही बिलोंग करती है। जब हम कहते हैं पार्शियल तो इसका मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ पेरेंट के हिस्से की गुडविल है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखें यहां पर, अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करता, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, अगर मैं एनसीआई को मेजर करूंगा फेयर वैल्यू पे, तो उस केस में जब मैं अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे मैं गुडविल लिखूंगा 4 लाख। लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? बिल्कुल लिखेंगे सर, 4 लाख। और मैं अपनी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में एनसीआई लिखूंगा, क्योंकि अब की बार एनसीआई जो आ रही है, जब हमने फेयर वैल्यू पे देखा था तो एनसीआई 2,40,000 की आई थी, इजंट इट? तो 2,40,000 एनसीआई आई। अब ध्यान से देखें तो ये दोनों चीजें सेम ही है। कैसे, ये मैं आपको प्रूफ करता हूं। देखें, मैंने कहा अब की बार जो ये गुडविल है 4 लाख, ये फुल कॉस्ट है। ये फुल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि ये जो गुडविल है इसमें 80% शेयर पेरेंट का है और 20 कितना था इस क्वेश्चन में? 20% ही था ना ये जो क्वेश्चन हमने करा। हाँ, 80% 20%। तो 80% शेयर पेरेंट का है और 20% शेयर जो है गुडविल में वो एनसीआई का है। फुल कॉस्ट का मतलब है कि ये जो गुडविल है इसमें दोनों का शेयर है। पहले तो इसका मतलब ये हो गया। अब पेरेंट का शेयर 80% है, अगर मैं इसका 80% निकालूं तो आपने देखा वो 3,20,000 टीआर है। तो आपने देखा वैसे भी 320 पेरेंट का शेयर है और 40,000 जो है इसमें एनसीआई का हिस्सा है। अब ध्यान से देखें, अगर एनसीआई का हिस्सा 40,000 तुमने एसेट में लिखा है और लायबिलिटी में 240 लिखा है, तुम इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, सॉरी ये 80,000 आ जाएगा। एनसीआई का हिस्सा 80,000 है। अब एक तरीके से एनसीआई को बिलोंग करती हुई गुडविल 80,000 जो तुमने एसेट में लिखी है और लायबिलिटी साइड में 240 लिखी है, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लिखूंगा तो वो 160 आएगा। तो कहने का मतलब है, चाहे हम एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करें, चाहे हम फेयर वैल्यू बेसिस पर कंप्यूट करें, भले ही उनके अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, गुडविल के अमाउंट में डिफरेंस आता है, पर उसका अल्टीमेट इफेक्ट जो है उसमें कोई फर्क नहीं आता है। एटलीस्ट ये बात अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और ये पॉइंट में इसलिए आपको समझाना चाहता था, एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। अब वैसे ये क्वेश्चंस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए।
2.4 में क्या कहता है, लेट्स हैव ए लुक ओवर हियर। 2.4 में कहता है जेट लिमिटेड एक्वायर्ड 60% इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी। कितना परसेंट शेयर हमने एक्वायर करा है, 60% करा है। जेट लिमिटेड ने कितना अमाउंट पे करा, 700 lakhs पे करा है और कैश में पे करा है फॉर देयर इंटरेस्ट इन पी लिमिटेड। ठीक है, तो जेट लिमिटेड ने 60% स्टेक्स एक्वायर करे हैं पी लिमिटेड में। नंबर 1, 700 लाख रुपीस जो है वो परचेज कंसिडरेशन है। नंबर 2, नंबर 3 जो पेमेंट होगी वो कैश में होगी। आगे कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ पी लिमिटेड एसेट 1800 एंड फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी 900। तो जो पी लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें कि जेट लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो पी लिमिटेड के नेट एसेट्स 1800 माइनस 900 एक तरीके से 900 के। आगे कह रहा है प्रोवाइड द जर्नल एंट्री फॉर एक्विजिशन यूजिंग इंड एस एज्यूमिंग पी लिमिटेड डज नॉट विश टू रिपोर्ट द एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अब वो कह रहा है ये एज्यूम करते हुए आपने एंट्री पास करनी है कि हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते। अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहता तो इसका मतलब है मैं पीएसएनए पर दिखाना चाहता हूं। इज इट क्लियर टू यू? तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप आसानी से खुद ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो यहां पर मैंने यहाँ डिटेल्ड सॉल्यूशन करके आपको दिया हुआ है। एनसीआई पहले मैंने प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर लिया। हालांकि क्वेश्चन ने तो यही लिखा है कि आप पीएसएनए बेसिस पर सॉल्व करें, पर मैंने दोनों से सॉल्व करके दिखा हुआ है। 100% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, ये 100% लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स लिख सकते हैं जो कि 900 है, 1800 माइनस 900। अब उसमें से मैंने एनसीआई का शेयर माइनस करा, जो नेट एसेट्स है 900 है, उसका 40% 360 आप माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा 540, वो क्या बताएगा, एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स। एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स 540 के आ गए, कंसीडरेशन 700 का है, तो 160 जो है वो आपकी गुडविल इस केस में आ जाएगी क्योंकि कंसीडरेशन का अमाउंट ज्यादा है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इस केस में अगर मैं एंट्री करता, अब फर्स्ट पार्ट में अगर मैं एंट्री करता तो मेरी एंट्री क्या होती, नेट एसेट्स, पहले तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 1800 के हमने एसेट्स लिए हैं, लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी 900 की हैं, तो नेट एसेट्स जो हो गए वो 900 के हो गए। मैंने कहा सबसे पहले आप एनसीआई लिखा करें, एनसीआई यानी कि जो नेट एसेट्स आपने अभी तक लिखे हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, उसमें से एनसीआई का हिस्सा कितना है, एनसीआई का हिस्सा हमने देखा था 360 है, तो 360। अब आप कंसीडरेशन का अमाउंट लिखें, कंसीडरेशन 700 है, तो बैलेंसिंग फिगर फिर आपकी गुडविल निकल आएगी। ये आप एंट्री लिखते पार्ट 1 में, जब आपने एनसीआई को पीएसएनए बेस पर मेजर करा तो आपकी एंट्री ये होगी। लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन में आपको एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस पर भी बताया। अगर मैं फेयर वैल्यू बेसिस पर कंप्यूट करूंगा एनसीआई को तो कैसे कंप्यूट करूंगा, आप डायरेक्टली ऐसे करेंगे, 60% स्टेक्स हमने खरीदे, 60% स्टेक्स के लिए हमने 700 रुपीज दिए हैं, करेक्ट। 60% हमारा स्टेक है तो एनसीआई का स्टेक कितना होगा, 40% होगा, तो 40% की फेयर वैल्यू कितनी होगी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, डेट इज 40 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60, डेट इज इक्वल टू 466, ये तो पॉइंट में आ रहा है 466.67, यानी कि 467 मान लेते हैं। तो एनसीआई फेयर वैल्यू पे 467 की आ गई। अब आप इस केस में जब एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करेंगे तो आपकी गुडविल कितनी आएगी, लेट्स हैव ए लुक। 900 रुपए के नेट एसेट्स हैं, एनसीआई का हिस्सा 467 है, तो 433 के नेट एसेट्स बचेंगे एक्वायरर के लिए। कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे, 267 जो है वो क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी। और एंट्री अब आप लिख सकते हैं, जब भी क्वेश्चन में एसेट और लायबिलिटी अलग अलग करके दिए हों तो अलग अलग करके ही लिखने चाहिए। एसेट अकाउंट या आइडेंटिफाइबल एसेट अकाउंट, फिर लायबिलिटी अकाउंट, फिर आप क्या बोलते हैं एनसीआई लिखो, फिर आप कंसीडरेशन लिखो, यहाँ कैपिटल मैंने लिख दिया, इसकी जगह आप कंसीडरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर आपकी गुडविल आ जाएगी 267। तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2.5 को भी देखें। 2.5
2.5 में क्या कहता है कि ऑन 1st of January M Limited acquired 80% of the equity shares of P Limited in exchange of cash of 250. On 1st January 2023 M Limited ने 80% स्टेक्स एक्वायर करे हैं, नंबर 1। P Limited में एक्वायर करे हैं, नंबर 2। नंबर 3 जो कंसिडरेशन है वो 250 का होगा और वो कैश में दिया जाएगा। क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाइबल एसेट्स, एसेट्स तो 350 के हैं और लायबिलिटीज जो हैं वो 50 की हैं, तो 350 माइनस 50 इसका मतलब नेट एसेट्स 300 के हैं। और क्वेश्चन में तुम्हें दे ही दिया है फेयर वैल्यू ऑफ 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज 43। आपने 80% कंट्रोल हासिल करा तो 20% कंट्रोल एनसीआई का है और वो कह रहे हैं एनसीआई की फेयर वैल्यू 43 है, तुम्हें ऑलरेडी गिवन है, तो इस क्वेश्चन में तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 350 में से पहले आप 50 माइनस कर लें तो 300 के नेट एसेट्स हैं, करेक्ट, एक्वायरी कंपनी के। एनसीआई उसमें से माइनस करा, एनसीआई फेयर वैल्यू 43 तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, तो जो बच गया वो एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स आ गए, उसको आपने कंसीडरेशन से कंपेयर करा, कंसीडरेशन 250 है, अब की बार कंसीडरेशन कम है, तो ये गेन ऑन बार्गेन परचेज माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो गेन ऑन बार्गेन परचेज है, एंट्री आप लिख सकते हैं, आइडेंटिफाइबल एसेट 350, लायबिलिटीज आपने लिखी, उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए एनसीआई लिखें, फिर कंसीडरेशन लिखें और फिर बैलेंस करें, तो बैलेंस आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। इसी तरह से 2.6 को भी आप खुद ही कर सकते हैं। 2.6 में वो क्या कहते हैं कि ऑन 1st of January 2023 हंसा लिमिटेड acquired 70% of the equity interest of Nainital Orchards in exchange of cash consideration of 700 lakhs। तो अब की बार हमने 70% इक्विटी इंटरेस्ट जो है वो हासिल करें इन एक्सचेंज ऑफ कैश कंसिडरेशन ऑफ 700 lakhs। फिर कहता है द आइडेंटिफाइबल एसेट्स आर मेजर्ड एट 1500 एंड लायबिलिटीज एज्यूम्ड आर मेजर्ड एट ₹600। क्या कहानी बन गई? अभी तक आपने 70% स्टेक्स एक्वायर करे, नंबर 1। कंसिडरेशन कैश में दिया जा रहा है, 700 का दिया जा रहा है। आइडेंटिफाइबल एसेट्स 1500 के हैं, लायबिलिटी 600 की है, 1500 माइनस 600 900 होता है। अब वो कह रहा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है इस तरीके से, एक तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और गुडविल कंप्यूट करनी है, करेक्ट, और दूसरा क्वेश्चन है कि एनसीआई को पीएसएनए बेसिस पर मेजर करना है और गुडविल कंप्यूट करनी है। तो मेरे ख्याल से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें जी, फर्स्ट पार्ट है जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर कर रहा हूं। जब मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पर मेजर करूंगा तो मुझे ये बताओ एनसीआई फेयर वैल्यू पर कितनी आ जाएगी? एनसीआई फेयर वैल्यू पर कितनी आ जाएगी? फेयर वैल्यू पे देखने के लिए हमेशा ये देखें पहले तो कि एक्वायरर का इंटरेस्ट कितना है, 70% है। 70% के लिए हम 700 lakhs रुपीस दे रहे हैं, 700 lakhs। तो देयरफॉर 30%, क्योंकि एनसीआई का हिस्सा 30% हो जाएगा, तो 30% की फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? डेट इज 30 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 70, डेट इज इक्वल टू 300। तो इसका मतलब फेयर वैल्यू पे एनसीआई 300 की आ जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने नेट एसेट्स लिखने हैं, एसेट्स इतने के हैं, लायबिलिटी इतने की हैं, तो नेट एसेट्स 900 करोड़ के हैं या लैक्स के हैं, जो भी हैं, उसमें से एनसीआई 300 आपने माइनस करी, एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स आपके पास आ गए। अब आप उसको कंपेयर करेंगे कंसीडरेशन से, 700, कंसीडरेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब गुडविल है। फिर आप एंट्री लिख सकते हैं, पहले एसेट लिखें फिर लायबिलिटी लिखें, तो इसका मतलब आपने नेट एसेट्स लिख दिए। फिर आप एनसीआई लिखेंगे, इसका मतलब नेट एसेट्स में से एनसीआई का हिस्सा इतना है। इसका मतलब इन तीन चीज़ों का नेट इफेक्ट क्या है कि अभी तक आप क्या शो कर रहे हैं, आपके हिस्से के नेट एसेट्स कितने हैं। फिर आप उसको कंसीडरेशन से कंपेयर करें और गुडविल आपकी ऐसे भी आ सकती है। ये तो था जब आपने एनसीआई को मेजर करा फेयर वैल्यू पे। अगर आप एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड पर करते तो क्या होता? एनसीआई ऑन प्रोपोर्शनेट नेट एसेट बेसिस। देखो नेट एसेट्स 1500 माइनस 600 900 के हैं
900 का 30% एनसीआई का हिस्सा 270 लाख होता, यानी कि अगर मैं पीएसएनए बेस पर एनसीआई कंप्यूट करूंगा तो 30% ऑफ नेट एसेट जो कि 270 आ जाएगा। और फिर हम गुडविल कंप्यूट कर सकते हैं। नेट एसेट्स 900 लाख के, उसमें से एनसीआई पीएसएनए बेस पर 270 है, तो जो बच जाएगा वो शेयर ऑफ एक्वायरर बन जाएगा जो कि 630 का है। और 630 को आप कंपेयर करेंगे 700 लाख से, तो उस केस में 70 लाख की गुडविल आएगी। मैं बता ही चुका हूं कि ये जो 70 लाख की गुडविल आ रही है इसको हम पार्शियल गुडविल भी बोलेंगे या पेरेंट शेयर ऑफ गुडविल भी बोलेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? 2.7 में क्या कहता है ये देखने से पहले या बचे हुए क्वेश्चंस को देखने से पहले हम जरा 5 मिनट का रेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर आगे जारी चर्चा रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? तो बड़े स्टार्ट करेंगे अब 2.7 से। तो 2.7 में कहता है कि सी लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने 60% स्टेक्स एक्वायर करे हैं डी लिमिटेड में फॉर ए कैश पेमेंट ऑफ ₹2 लाख। तो कैश पेमेंट 2 लाख की है और 60% स्टेक्स हमने एक्वायर करे हैं। आगे कह रहा है द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज ₹1 लाख, और जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उनकी फेयर वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। और ये जो लाइन लिखी है इसका कोई वैसे यूज नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है, वो कह रहा है ये जो 2 लाख रुपीस की हमने आपको पेमेंट दी है, ये हमने पेमेंट डिटरमिन करी है आपके मार्केट में जो आपका एक शेयर का प्राइस चल रहा है उसको देखते हुए। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम पेमेंट देते हैं वो इसी तरीके से देते हैं। किसी कंपनी में जब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उस कंपनी का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा होता है उसी के हिसाब से पेमेंट डिसाइड होती है। तो मेन पार्ट ये है कि 60% शेयर्स हमने एक्वायर करें, 2 लाख की कैश पेमेंट है यानी कि परचेज कंसिडरेशन है, एनसीआई की वैल्यू आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें बेसिकली एनसीआई और गुडविल फाइंड करनी है। एनसीआई और गुडविल फाइंड करनी है और इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में सॉल्व करना है। पार्ट फर्स्ट में वो कहता है कि जब एनसीआई आप फेयर वैल्यू अप्रोच पर और पीएसएनए अप्रोच पर कंप्यूट कर रहे हैं तो गुडविल कितनी होगी अगर नेट एसेट्स 2,40,000 के हैं। यानी कि क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है कि अगर नेट एसेट्स 2,40,000 के हैं, अगर नेट एसेट्स 2,40,000 के हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि अगर नेट एसेट्स 2,40,000 के हैं तो गुडविल का अमाउंट कितना होगा, गुडविल का अमाउंट कितना होगा जब हम एनसीआई को कंप्यूट करेंगे फेयर वैल्यू बेसिस पर और पीएसएनए बेसिस पर। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है उसमें कह रहा है कि जब नेट एसेट्स 3,30,000 के होंगे, जब नेट एसेट्स 3,30,000 के होंगे तो तब गुडविल कितनी होगी, तब गुडविल कितनी होगी अगर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू बेसिस पर या फिर पीएसएनए बेसिस पर कंप्यूट करेंगे। करेक्ट, ये क्वेश्चन की डिमांड है। अब इस क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा यहां पर देखें। जहां पर मुझे थोड़ा सा लगता है कि आपको दिक्कत हो सकती है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़रा उसको ठीक तरीके से क्लैरिफाई करूं। ठीक है, तो 2.7 में क्या है? 2.7 में जो कहानी है वो कुछ इस तरीके की है। जैसा कि आपने देखा 2.7 में एक तो कंपनी है सी लिमिटेड और एक है कंपनी डी लिमिटेड और 60% स्टेक्स एक्वायर करे गए हैं, 60% स्टेक्स एक्वायर करे गए हैं। करेक्ट, नंबर 1। आपने ये भी देखा कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो 2 लाख रुपीस का है, परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपीस का है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में एनसीआई जो है ऑफ कोर्स बिकॉज 60% स्टेक्स हमारे हैं तो 40% स्टेक्स एनसीआई के होंगे, लेकिन एनसीआई की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख की, 1 लाख की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। करेक्ट। अब मैं ये बता रहा था कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में वो क्या कह रहे हैं कि जो डी लिमिटेड है अगर उसके नेट एसेट्स 2,40,000 के हैं, 2,40,000 के हैं तो गुडविल का अमाउंट कितना होगा। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि गुडविल का अमाउंट कितना होगा जब हम एनसीआई को कंप्यूट करेंगे पीएसएनए बेसिस पर और फेयर वैल्यू बेसिस पर। ये क्वेश्चन की डिमांड है।
कई बार बच्चों को इस क्वेश्चन की डिमांड पता नहीं लगती, इसलिए मैंने बताया। यानी कि एनसीआई को जब मैं मेजर करूंगा फेयर वैल्यू बेसिस पर या फिर क्या बोलते हैं पीएसएनए बेसिस पर, तो गुडविल का अमाउंट कितना आएगा जब नेट एसेट्स 2,40,000 के। ये तो पार्ट 1 है क्वेश्चन का, यानी कि पार्ट 1 जो है वो इस चीज से बिलोंग करता है। तो पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। अगर मैं एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस पर लेता हूं, एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस, अगर एनसीआई को हम फेयर वैल्यू बेसिस पर लेंगे तो उस केस में पहले तो मैं लिखूंगा नेट एसेट्स या नेट आइडेंटिफाइबल एसेट, जो भी आपको लिखना है। इसका मतलब है नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो कि दिया ही हुआ है 2,40,000। अब मैं इसमें से पहले तो माइनस कर दूंगा एनसीआई एट फेयर वैल्यू। एनसीआई की फेयर वैल्यू हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख की, तो मुझे अलग से कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि एनसीआई जो है वो वैल्यू करी गई है 1 लाख पर, तो उसकी फेयर वैल्यू 1 लाख तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब अब जो ये बच गए 1,40,000, ये 1,40,000 के एसेट एक्वायरर के लिए बच गए, एक्वायरर्स शेयर। तो एक्वायरर का शेयर इतना हो गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे कंसीडरेशन से। तो कंसीडरेशन जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कंसीडरेशन हम 2 लाख रुपीस का पे कर रहे हैं, इजंट इट और नॉट। तो 2 लाख रुपीस पे इसमें से माइनस कर दूंगा, तो 2 लाख मैंने इसमें से माइनस कर दिए। तो आप देख ही रहे हो, जब मैंने एनसीआई को फेयर वैल्यू पर कंप्यूट करा तो गुडविल 60,000 की आ रही है। इज इट क्लियर टू यू? जैसा कि मैंने बताया, जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं तो उस केस में जो गुडविल आती है इसको फुल वैल्यू ऑफ गुडविल भी कहते हैं। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल भी इसको कहा जाता है। फुल वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब होता है इस गुडविल में, क्योंकि अल्टीमेटली गुडविल वगैरह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाई जाती है, इसका मतलब है इस गुडविल में कुछ हिस्सा क्या है, 60% हिस्सा पेरेंट का है, 40% हिस्सा एनसीआई का है। पार्ट 1 के अंदर उसने दूसरी चीज यही पूछी है कि आप गुडविल कंप्यूट कर करके बताओ जब एनसीआई को हम पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करेंगे। अगर मैं एनसीआई को पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करूंगा तो इसी सिचुएशन में गुडविल क्या आएगी। तो सबसे पहले तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट या नेट एसेट्स ऑफ एक्वायरी कंपनी, जो कि क्वेश्चन में हमें दिए हुए 2,40,000 के, तो 2,40,000 और उसमें से मैं माइनस कर दूंगा एनसीआई। अब मैं एनसीआई पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करूंगा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स बेसिस पर, तो वो आ जाएगी 40% ऑफ 2,40,000, 40% ऑफ 2,40,000, 40% ऑफ 2,40,000 96,000 आ जाएगा। तो 96,000 आप माइनस कर देंगे, 96,000 आपने माइनस करा तो ये आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000। तो इसका मतलब ये एक्वायरर का शेयर आ गया, एक्वायरर्स शेयर। अब एक्वायरर के शेयर को आप कंपेयर करेंगे कंसीडरेशन से। अब कंसीडरेशन आपका 2 लाख का है, तो इसका मतलब 56,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। 56,000 विल बी योर गुडविल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? इसी तरह से जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डी लिमिटेड, जिसमें कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है, अगर डी लिमिटेड के नेट एसेट्स 3,30,000 के हैं, अगर डी लिमिटेड के नेट एसेट्स 3,30,000 के हैं, तो आप गुडविल का अमाउंट कंप्यूट करेंगे। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल? क्वेश्चन ये कह रहा है अगर मैं एनसीआई को कंप्यूट करूंगा ऑन फेयर वैल्यू बेसिस एंड पीएसएनए बेसिस पर। ये क्वेश्चन की डिमांड है कि एनसीआई को अगर हम फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करें और पीएसएनए बेस पर कंप्यूट करें तो अब अमाउंट ऑफ गुडविल कितना आएगा अगर नेट एसेट 3,30,000 के। तो इसको आप खुद ही कर सकते हैं, यानी कि इस केस में ए एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस
अगर मैं एनसीआई को फेयर वैल्यू बेस पर लेता हूं तो उस केस में गुडविल कितनी आएगी? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। तो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स अब की बार 3,30,000 के हमें गिवन है, तो 3,30,000 मैंने लिख दिया। उसमें से मैंने माइनस करा एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस। सो एनसीआई ऑन फेयर वैल्यू बेसिस 1 लाख ही है, क्योंकि एनसीआई की फेयर वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 लाख। तो अब जो ये बच गए 2,30,000 के नेट एसेट्स बच जाएंगे 2,30,000। ये जो नेट एसेट्स बच गए ये एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स होते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्वायरर्स नेट एसेट्स, एक्वायरर्स शेयर। अब एक्वायरर के हिस्से के इतने एसेट हैं तो उसको कंसीडरेशन से आप कंपेयर करेंगे। अब कंसीडरेशन तो 2 लाख का ही है, तो अब की बार जो आ रही है वो गुडविल आ रही है, सॉरी अब की बार जो आ रहा है बिकॉज कंसीडरेशन कम है, तो अब की बार जो ये 30,000 आएगा ये गेन ऑन बारगेन परचेज आ जाएगा। डेट इज इक्वल टू गेन ऑन बारगेन परचेज, हमें फायदा हो गया। गेन ऑन बारगेन परचेज का मतलब कैपिटल रिजर्व से ही है, लेकिन आजकल हम कैपिटल रिजर्व को इंड एस के जार्गन में या इंड एस के शब्दावली में हम गेन ऑन बारगेन परचेज कहते हैं कैपिटल रिजर्व को। इसी तरह क्वेश्चन का दूसरा पार्ट यही है कि अब आपको बताना है गुडविल कितनी है जब एनसीआई आप कंप्यूट करेंगे ऑन पीएसएनए बेसिस पर, यानी कि एक तरीके से ये 2-3 क्वेश्चन मिला करके दे दिए। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में एक बार फिर से आपको नीफा लिखना पड़ेगा, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। अब नीफा जो है वो आपका 3,30,000 का है। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 3,30,000 के, उसमें से आप एनसीआई माइनस करेंगे तो एनसीआई जो आपकी निकलेगी 40%, लेकिन 40% ऑफ 3,30,000। अब 40% ऑफ 3,30,000 आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,32,000। 1,32,000। अब 1,32,000 जो है वो आप माइनस करेंगे 3,30,000 से, तो 1,98,000 ये एक्वायरर के हिस्से के नेट एसेट्स आपके पास आ जाएंगे। एक्वायरर शेयर, एक्वायरर्स शेयर, तो एक्वायरर शेयर ऑफ नेट एसेट्स आपके पास आ गए। अब आप उसको कंसीडरेशन से कंपेयर कर लें। कंसीडरेशन का अमाउंट 2 लाख है, कंसीडरेशन का अमाउंट लेकिन ज़्यादा है, तो 2,000 रुपीज़ जो है वो गुडविल आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? राइट सर। उसके अलावा फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये तो था 2.7, इजंट इट? 2.7 के बाद 2.8 में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक। 2.8 में कहता है कि W1 लिमिटेड एक्वायर्स S1 लिमिटेड बाय परचेजिंग 60% ऑफ इक्विटी शेयर फॉर ₹15 लाख इन कैश। तो 60% स्टेक्स एक्वायर करे हैं 15 lakhs में और कैश में पेमेंट है। कहता है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई इज डिटरमिन्ड एट ₹10 लाख। और फेयर वैल्यू जो एनसीआई की है वो 10 लाख है, वो तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। फिर कह रहे हैं नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103 इज 5 लाख। यानी कि अब की बार तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट है, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट एट फेयर वैल्यू, वो 5 लाख के दिए हुए हैं। कितने के दिए हुए हैं? 5 लाख के दिए हुए हैं, 5 लाख। और इसमें से मैं एनसीआई अगर माइनस करता हूं तो एनसीआई तुम्हें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एनसीआई जो है फेयर वैल्यू एनसीआई की 10 लाख की, यानी कि एनसीआई एट फेयर वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। एनसीआई एट फेयर वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 10 लाख। अब 5 लाख में से 10 लाख रुपए के नेट एसेट एनसीआई को बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब आपके हिस्से में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव 5 लाख आ रहा है। एक्वायरर शेयर, एक्वायरर का जो शेयर आ रहा है वो तो नेगेटिव आ रहा है। एक्वायरर शेयर, एक्वायरर शेयर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। अब मैं इसमें से माइनस करूंगा कंसीडरेशन ट्रांसफर। अब कंसीडरेशन जो है वो 15 लाख का है। अब जब मैंने माइनस करा 15 लाख माइनस 5 लाख में से मैं माइनस कर रहा हूं 15 लाख।
-5 लाख में से हम माइनस कर रहे हैं 15 लाख, तो ये अल्टीमेटली जो आ रहा है ये -20 लाख आ जाएगा। अब -20 लाख का मतलब ही है कि गुडविल, -20 लाख का मतलब ये लॉस है, तो इसका मतलब गुडविल आपकी 20 लाख की आ रही है। दिस विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल। गुडविल का मतलब 20 लाख मानी जाएगी। वैसे आप एंट्री में भी देख सकते हैं। आपके पास नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 5 लाख के आए, कंसिडरेशन 15 लाख का है, एनसीआई 10 लाख की है, तो आप डिफरेंस देखेंगे गुडविल वैसे भी आ सकती है। और अगर एनसीआई आप पीएसएनए बेसिस पर कंप्यूट करना चाहें तो वो भी मैंने आप यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है। 2.9 में कहता है कि K1 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने K2 नाम की कंपनी को एक्वायर करा और 90% स्टेक्स खरीदे 900 लैक्स में। फिर कहता है फेयर वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट हैव इलेक्टेड टू अडॉप्ट फुल गुडविल मेथड एंड टू मेजर एनसीआई एट फेयर वैल्यू। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पर ठीक नहीं है। फिलहाल मैंने आगे पढ़ा, वो कहता है सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन की कहानी ये बन गई है कि हमने 90% स्टेक्स एक्वायर करे 900 लैक्स में, और मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि एनसीआई को हम फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे। करेक्ट, इस सेंटेंस को आप काट देना। द मैनेजमेंट हैव इलेक्टेड टू अडॉप्ट फुल गुडविल। आपको मालूम है कि जब हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे कंप्यूट करते हैं उसमें जो गुडविल आती है वो फुल वैल्यू होती है, तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करा जाएगा। आगे कहता है द नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS इज डिटरमिन्ड एज ₹1,200। अब जो नेट एसेट्स हैं वो आपके 1,200 रुपये के हैं। तो अब आपको इस स्पेस में व्हाट विल बी योर आंसर, और क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि आपका क्या आंसर होगा अगर हम एनसीआई को मेजर करते हैं प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड पर। तो आपको ये कंप्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस केस में सबसे पहले तो नीफा यानी कि नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स मुझे 1,200 लाख के गिवन है, 1,200 लाख के गिवन है। इसमें से मैं पहले एनसीआई माइनस कर देता हूं और एनसीआई एट फेयर वैल्यू माइनस कर देता हूं। और फेयर वैल्यू देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 90% के लिए हमने कितना अमाउंट पे करा है। 90% के लिए हमने 900 रुपीज पे करे हैं। अगर 90% हमारा स्टेक है तो एनसीआई का स्टेक 10% होगा, तो 90% की फेयर वैल्यू इतनी है, तो 10% की फेयर वैल्यू कितनी होगी पहले तो हम ये देखेंगे। डेट इज 10 × 900 डिवाइडेड बाय 90। तो ऐसा करके मुझे ये पता लग गया कि एनसीआई एट फेयर वैल्यू 100 आ जाएगी। ये अमाउंट 100 के बराबर आ जाएगा। 1,200 में से 100 माइनस करने के बाद 1,100 ये एक्वायरर का शेयर आ जाएगा। एक्वायरर शेयर। अब एक्वायरर का शेयर 1,100 आ गया, तो बस फिर आपने क्या करना है, उसको कंपेयर करना है कंसीडरेशन से। अब कंसीडरेशन का अमाउंट कितना है, डेट इज इक्वल टू 1,000, डेट इज इक्वल टू 900 रुपीज। कंसीडरेशन 900 का है, तो कंसीडरेशन 900 आपने यहां पर लिख दिया। 900 लिखने के बाद जो बच गया वो आपकी गुडविल आ जाएगी। डेट इज इक्वल टू गुडविल। सॉरी, इस केस में एक्वायरर का शेयर ज्यादा है, कंसीडरेशन कम है, तो ये गेन ऑन बार्गेन परचेज आ रहा है। दैट विल बी इक्वल टू गेन ऑन बार्गेन परचेज। एक्वायरर के शेयर में जो नेट एसेट्स आ रहे हैं वो 1,100 के आ रहे हैं। अब कंसीडरेशन आप जो पे कर रहे हैं वो 900 रुपीज का पे कर रहे हैं।